हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें से दो प्रकार के ठोस हम लोगों ने पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम आगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर कितने कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ कामेश शर्मा स्टडी मॉल से। तो आइए देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण। हमारे पास जो भी ठोस बनता है वो अवयवी कणों से बनता है, और अवयवी कण हमारे पास तीन प्रकार के, बार बार मैं ये बात बता चुका हूँ कि तीन प्रकार के अवयवी कण। या तो कोई भी ठोस अणु 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 से मिलकर के बनेगा, वो एक प्रकार का अवयवी कण है। या तो परमाणुओं से मिलकर बनेगा, वो दूसरे प्रकार का अवयवी कण है। या फिर आयनों से। आयनों में दो कैटेगरी हो सकती है, केवल धनायन धनायन भी हो सकता है, केवल ऋणायन ऋणायन भी हो सकता है, या धनायन ऋणायन भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इसी के आधार पर कि इन्हीं अवयवी कणों के बीच काम करने वाले आकर्षण बल के आधार पर हमारा क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा जो पहला क्रिस्टलीय ठोस है वो है, पहला क्रिस्टलीय ठोस है हमारा आणविक ठोस। दूसरा जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है वो है आयनिक ठोस। तीसरा जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है वो है धात्विक ठोस। और जो चौथा क्रिस्टलीय ठोस है वो है सहसंयोजी ठोस। ये चार अलग अलग प्रकार हम देखेंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे। इसमें से मैं एक बात बता दूं कि आणविक ठोस को फिर से अणु की प्रकृति के आधार पर, कि अणु का बिहेवियर कैसा होगा, अणु का नेचर कैसा होगा, उसके आधार पर इस आणविक ठोस को फिर से तीन भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। पहला जो ठोस है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है बच्चों एक अलग प्रकार का, जो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये इन ठोसों में क्या क्या खास बात होती है, कैसे कैसे गुण होते हैं, हम कैसे पहचान करें कि कौन से प्रकार का ठोस किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम आणविक ठोस। इस आणविक ठोस को इनकी तीन कैटेगरी के हिसाब से समझेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो आता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। बच्चों ये इस प्रकार का आणविक ठोस है जिसमें दो प्रकार के अवयवी कण हो सकते हैं। पहला, या तो कोई अध्रुवीय अणु होगा। ये इस प्रकार के जब भी हमको ठोस मिलते हैं वो बहुत कम ताप पे मिलते हैं, ज़्यादा ताप पर ये नहीं मिल पाते हैं। बहुत लो टेम्परेचर पर ही ये ठोस अवस्था में या ठोस रूप में हमको दिख पाते हैं। दूसरे इसके अंतर्गत आते हैं अक्रिय गैस, जिनको नोबल गैस भी बोलते हैं, जिनके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब आते हैं। अब इनमें किस प्रकार का आकर्षण बल बनता है उसको भी ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के अवयवी कण आते हैं। तो इनमें अवयवी कण के रूप में कौन कौन से हो सकते हैं? कम ताप पर अक्रिय गैस जैसे हीलियम,
नियॉन, आर्गन आदि। तथा साथ ही साथ कौन से हो सकते हैं? अध्रुवीय अणु जैसे, अध्रुवीय अणु जैसे कौन कौन से अध्रुवीय अणु हो सकते हैं? देखते हैं। जैसे कि Cl2, O2, H2 आदि, ये सारे अवयवी कण इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब समझना ये है कि इन अवयवी कणों के मध्य किस तरह का आकर्षण बल काम करता है। यानी कि हीलियम को हीलियम अगर ठोस रूप में बांधे रख रहा है, उनको पास पास रख रहा है, जोड़े रख रहा है, तो किस आकर्षण बल के कारण उनको आपस में बांधे रख रहा है। तो यहाँ पर ये जो अक्रिय गैस हो, चाहे ये अध्रुवीय अणु हो, इनके मध्य जो आकर्षण बल काम करता है वो काम करता है दुर्बल वॉन डेर वाल बल या लंदन बल, या फिर इसी बल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम परिक्षेपण बल। देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि ये किस प्रकार का आकर्षण बल है। इसमें एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं हीलियम को। तो हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक हीलियम परमाणु दूसरे हीलियम परमाणु को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करेगा? तो ध्यान देते हैं, ऐसा ही दूसरा जिसके भी नाभिक में 2 प्रोटॉन और इसके भी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, जब ये दोनों कम ताप पर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं या फिर ठोस रूप में आ रहे होते हैं, तब वास्तव में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और नाभिक के प्रोटॉन एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो समझिएगा ध्यान से कि इसके अगले चरण में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं और जो नाभिक के प्रोटॉन है वो एक तरफ। अगले में भी ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और नाभिक के प्रोटॉन एक तरफ। इससे इनमें थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए इनमें द्विध्रुव उत्पन्न होता है। द्विध्रुव, एक तरफ धनायन और एक तरफ क्या? ऋणायन। वैसे यहाँ पर एक तरफ धनायन और एक तरफ क्या? ऋणायन। तो इनमें क्षण भर के लिए जो द्विध्रुव उत्पन्न होता है, इस द्विध्रुव के कारण ये थोड़ी देर के लिए जब कम ताप पे होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अदरवाइज ज़्यादा टेम्परेचर में ये वापस से दूर दूर हो जाते हैं। हम यहाँ पर केवल ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल कहते हैं। इसी ही आकर्षण बल को परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल कहते हैं। और इसमें क्या खास बात होती है वो ध्यान देते हैं। इनकी प्रकृति देख लेते हैं। तो प्रकृति में हम ये बताएंगे कि कौन से प्रकार का ठोस मुलायम है, कौन से प्रकार का ठोस कठोर है, कौन ज्यादा कठोर है। तो ये सामान्यतः मुलायम प्रकृति के होते हैं। ये सामान्यतः मुलायम प्रकृति के होते हैं। और इनमें कुछ खास बात, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। विद्युत धारा के प्रवाह करने का एक सबसे मुख्य कारण जो हम आगे भी पढ़ेंगे वो होता है कि अगर कोई परमाणु किसी भी अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर पा रहा है, तब वो बहुत आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। तब उसमें विद्युत धारा के या चालक होने के बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं। यहाँ पर इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता है, इसलिए ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। वही बात की जाए इनको गलाने की, इनके गलनांक की, तो इनको बहुत कम ताप पर भी इनको गलाया जा सकता है, बहुत कम ताप पर। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है।
अत्यधिक कम बोल सकते हो, या फिर सामान्य भाषा में इनका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल लिख दिया है, तो एग्जाम्पल को दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आणविक ठोस का पहला प्रकार, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसी के अंतर्गत हम समझते हैं ध्रुवीय प्रकार का आणविक ठोस। देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस। तो दूसरे प्रकार का जो आणविक ठोस है वो है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि किस तरह के अणु, परमाणु या आयन जो भी इसमें अवयवी कण आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत माफ कीजिएगा, इसके अंतर्गत ध्रुवीय अणु जैसे HCl, SO2 आदि आते हैं। अब पिछले की तरह इसमें भी ये बताना पड़ेगा कि किस तरह का आकर्षण बल इनके मध्य काम करता है। तो इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है। द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये द्विध्रुव आकर्षण बल कैसा होता है समझते हैं। किसी भी अणु में जब दो अणु के बीच सहसंयोजक बंध बनता है तो उन दोनों परमाणुओं में से कोई एक परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। उससे ये होता है कि ये जो सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ खींचा चला जाता है, जिसके कारण जिस परमाणु की तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचा रहा है या जो परमाणु इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसकी तरफ आंशिक रूप से ऋणावेश, और जिससे आकर्षित हो रहा है, जिसकी तरफ से आकर्षित हो रहा है उसकी तरफ आंशिक रूप से धनावेश। यहाँ पर आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश पिछले वाले से बहुत अलग है। पिछले वाले में क्षण भर के लिए धनावेश और ऋणावेश बन रहा था, यहाँ पे क्षण भर के लिए नहीं बन रहा है। यहाँ पर एकदम क्लियरली, एकदम साफ साफ बोला गया है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी उस पर आंशिक ऋणावेश आएगा और जिसकी कम होगी उस पर आंशिक धनावेश आएगा। वैसे ही देखिए, ये भी आंशिक धनावेश और ये जो क्लोरीन आएगा वो आएगा आंशिक ऋण आवेश। तो इनके मध्य जो जिस प्रकार का आकर्षण बल लगता है, इनके मध्य जिस प्रकार का आकर्षण बल लगता है वो है हमारा द्विध्रुव आकर्षण बल, जो कि ध्रुवीय आणविक ठोस में पाया जाता है, जो कि ध्रुवीय आणविक ठोस में पाया जाता है। इनकी प्रकृति समझते हैं कि ये कैसी प्रकृति के होते हैं। ये भी अध्रुवीय की तरह ही ये भी मुलायम प्रकृति के होते हैं। यह भी किस तरह की प्रकृति के होते हैं? मुलायम प्रकृति के होते हैं। चालकता की बात करें कि इनमें विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, बिल्कुल भी नहीं बहेगी। इसलिए ये कैसे होंगे? यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे गलनांक का। गलनांक अध्रुवीय की तुलना में यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर भी उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम इनका लिखेंगे
कि इनका गलनांक कम होता है। इनका गलनांक कम होता है। गलनांक कम होने का मतलब ये है कि ये बहुत कम ताप पर भी आसानी से ठोस से द्रव रूप में आ सकते हैं, यानी कि बहुत आसानी से गल सकते हैं। अब आणविक ठोस के अंतर्गत ही तीसरा प्रकार का आणविक ठोस देखते हैं, जो कि है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। दो आणविक ठोस हमने देख लिए हैं, अब बारी है तीसरे प्रकार के आणविक ठोस की, जो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के अंतर्गत ही तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं, जो कि है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इसके अंतर्गत जो अणु एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा दिमाग में बैठाना है, वो है H2O। अच्छा, H2O किस रूप में? क्योंकि ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, इसलिए H2O का ठोस रूप कौन सा होता है? बर्फ। तो H2O इस प्रकार के आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। अब इस H2O में जब ये H2O ठोस रूप में रहता है तो किस प्रकार का आकर्षण बल काम करता है वो ध्यान में देखते हैं। तो H2O के मध्य हाइड्रोजन बंध काम करता है। जिसके कारण ये द्रव से किस रूप में भी रह सकते हैं? ठोस रूप में भी रह सकते हैं। देखते समझते हैं एक बार ये हाइड्रोजन बंध कैसा होता है। अगर हम H2O की बात करें तो H2O का आकार कुछ V आकार का इस तरह से होता है। ऑक्सीजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब वास्तव में हाइड्रोजन बंध होता क्या है? हाइड्रोजन बंध होता है एक अणु का हाइड्रोजन ऐसे ही दूसरे या किसी अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व से अगर आकर्षित होता है तो उनके बीच बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के या खुद के अणु में भी अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अगर उससे आकर्षित हो रहा है तो उस प्रकार के आकर्षण बल को या उस प्रकार के बंध को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। यहाँ इस तरह से और भी कई हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। जैसे देखिएगा, फिर से वही बातें कि एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व से आकर्षित हो रहा है, तो ये किस प्रकार का बंध है? तो ये जिस प्रकार का बंध हम इसमें दिखा रहे हैं वो है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। एक और H2O इसमें जुड़ सकता है, तो HOH, यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यहां पर ये जो है वो हमारा क्या है? हाइड्रोजन बंध है। तो ये ऐसा ही हाइड्रोजन बंध हमको देखने मिलता है जब H2O हाइड्रोजन बंध के द्वारा ठोस रूप में आ जाते हैं, यानी कि बर्फ रूप में आ जाते हैं। इसकी प्रकृति देखते हैं। प्रकृति में क्या आ जाएगा इसमें? इसकी प्रकृति आप सभी जान रहे हैं, बर्फ मुलायम तो होती नहीं है, बहुत कठोर होती है। इसलिए हम लिख देते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर होती है। बात करें इसके भी चालकता वाले गुण की कि विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, तो इसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी किसका? विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है।
इसका गलनांक अध्रुवीय और अध्रुवीय से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसका गलनांक की बात की जाए तो इसका गलनांक सामान्यतः कम ही होता है। तो इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम। तो हम क्रिस्टलीय ठोस के पहले प्रकार को पढ़ चुके हैं, पहले प्रकार को समझ चुके हैं, जिसमें आणविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस का पहला प्रकार है, जिसके अंतर्गत अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हम दूसरे प्रकार का आणविक ठोस देखते हैं, जो कि है आयनिक ठोस। देखिए, दूसरे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं, जिसके अंतर्गत आता है आयनिक ठोस। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं कि किस तरह के उदाहरण आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो सामान्यतः पढ़ते हैं NaCl, CuSO4, CaCl2 आदि आयनिक यौगिक आते हैं। अब ये देखना है कि इन आयनिक यौगिकों में किनके बीच किस तरह का आकर्षण बनता है। तो ये लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिकों में अवयवी कण कौन कौन से आयनिक है। तो स्वाभाविक बात है, आयन नाम से शुरू हो रहा है तो दो प्रकार के आयन होंगे, कौन कौन से, या फिर यहाँ लिख सकते हैं अवयवी कणों, ब्रैकेट में लिख देते हैं धनायनों व ऋणायनों के मध्य आकर्षण बल के मध्य कुलामी बल। इस कुलामी बल को स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या फिर आयनिक बंध पाया जाता है। कैसा होता है ये कुलामी बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल? बड़े स्वभाव से बात है कि यदि कोई किसी आयनिक यौगिक का A इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग के धनायन बना रहा है और कोई B जो कि इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण करके ऋणायन बना रहे हैं, तो इन धनायन और ऋण आयन, पूरा बना हुआ धनायन और पूरा बना हुआ ऋण आयन, इनके मध्य जिस प्रकार का आकर्षण बल काम करता है उसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध। अब देखते हैं और कौन कौन सी खास बात होती है इनमें। तो इनकी प्रकृति देखते हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं, कठोर तो होते हैं ये, लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब ये भंगुर शब्द क्या होता है? जैसे नमक का डल्ला आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर के रूप में नमक, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर वो बिखर सकता है, या दाने दाने के रूप में, कण कण के रूप में पाया जा सकता है। तो कठोर तो होगा लेकिन भंगुर प्रकृति का, यानी कि बिखर सकता है बहुत जल्दी से। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कठोर लेकिन भंगुर प्रकृति का होता है। कठोर तो होता है लेकिन कैसा होता है? भंगुर प्रकृति का होता है। अब इसकी चालकता की बात करें। चालकता का केस इसका बहुत स्पेशल है कि जब ये अपने ठोस रूप में रहते हैं तब इनमें बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं ही हो सकती है। कारण कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा के बहने का एक ही सबसे अच्छा कारण होता है, वो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे।
ठोस अवस्था में ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में ये कुचालक होंगे। लेकिन अगर आप इनको गला दो तो गलाने से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा देने से बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इसके अलावा जब हम इनको पानी में घोलते हैं या विलयन बनाते हैं तो भी धनायन अलग हो जाते हैं, ऋणायन अलग हो जाते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तब इन दो केस में ये विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसका मतलब उन दो केस में ये सुचालक होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको कि ये सामान्यतः ठोस रूप में विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक लेकिन गलित या गले हुए रूप में, या इनको घोल देते हैं तब क्या बनता है, इनका विलयन के रूप में, विलयन के रूप में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इनके बात करें इनके गलनांक की, तो इनका गलनांक साधारण उच्च होता है। इनका गलनांक साधारणतः क्या होता है, उच्च होता है। यहाँ उच्च होने का मतलब आणविक ठोस के जो तीनों प्रकार हैं उनसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, यानी कि उनसे अधिक ताप पर ये गलते हैं। ये हुआ दूसरा प्रकार का आयनिक ठोस। अब देखते हैं, समझते हैं तीसरे प्रकार के आयनिक ठोस को।